हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि सभी स्टूडेंट का ये सवाल रहता है। और शुरुआत में जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे मन में भी ये सवाल आते थे और इस पोर्शन पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। तो मैंने क्या सीखा है इस अनुभव में, तो मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का ये आता रहता है। तो आज ये वीडियो आप अगर आप देखते हैं तो आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा और लगभग आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सबसे जो 2 पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है और रिवीजन कर रहे हैं फिर भी वो चीज़ें भूलते जाते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल, क्या सिलेबस के ख़त्म होने के बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्या अभी से मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूं? ये दोनों सवाल रहते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये सबके अंदर का सवाल है, ऐसा ये लोग पूछते नहीं है। कोई भी ये आदमी मुझसे नहीं पूछता है कि सर मुझे मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% से ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। उनका 2-3 चीज़ का कारण ये होता है कि सबसे पहले कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ये डर उनको सताता है कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे नंबर बहुत कम आएंगे, नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है कि कुछ लोग एग्ज़ाम से ही डरते हैं। जब भी वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनको अजीब तरह का फील होता है, या फिर उतने टाइम तक वो बैठ नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, तो वो फ्री माइंड से एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो इन सब कारणों से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है मॉक टेस्ट देने में। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा, ना ही कोई आपको इवेल्युएट कर रहा है, ना ही उस रैंकिंग से कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही इससे आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग मॉक टेस्ट देने से डरते हैं और ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है। तो इसी विषय पे मैं इसमें बात करूंगा और इसमें मैं ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो किस कारण से नहीं बढ़ रहे हैं और कहाँ आपकी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, ये कैसे ख़त्म करना है हमें। इसमें सबसे मेन पॉइंट है, आपको अपने मन से निकाल देना है कि आपको किसी को फेस नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी को भी फेस नहीं करना है, तो आपके अंदर से ये डर सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उसका नंबर किसी से शेयर नहीं करना है। या फिर दूसरी बात क्या है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहाँ पे रैंकिंग निकल के आती है। रैंकिंग का इवैल्यूएशन तो आपको करना ही करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, लेकिन उससे ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी मैंने ऑनलाइन टेस्ट पे ऐसे ऐसे लोगों का देखा है कि वो 100% क्वेश्चन सही किए हुए हैं, और कभी कभी देखा जाता है कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया हुआ है उसमें 30 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर भी वो लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, जो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो वो एक तरह से समझिए कि उन लोगों ने कहीं से चीटिंग की है, उस तरह का वो क्वेश्चन रहता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपका जो एनालिसिस निकल के आता है उसमें थोड़ा सा डेटा का एरर रहेगा, समझ जाइए। इस तरह के लोग जब चीटिंग करके आएंगे तो रैंकिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और आपका नंबर थोड़ा सा ईमानदारी से अगर आप देते हैं तो आपका नंबर कम आएगा। तो इससे आपको डरना नहीं है। दूसरी बात क्या है, आपको अपने मन में एकदम बैठा लेना है कि मुझे टेस्ट देना है, चाहे कितना भी मुझे स्कोर आए। अगर मेरे नंबर बहुत ही कम आते हैं तो भी मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिए, तभी आप इसमें नंबर इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला जो सवाल हो गया। दूसरा क्या है कि जो बेसिक जो सवाल है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि सिलेबस ख़त्म होने का इंतज़ार। तो देखिए, जो लोग सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश में है कि जब तक सिलेबस 100% या फिर मान के चलिए 80% तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, तो वो लोग गलती कर रहे हैं। अगर वो लोग मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 80% ख़त्म होने के बाद देंगे, कम से कम जब जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम अगर आपका 20% से लेकर के 25% तक का अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब टेस्ट देने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कम आप 200 या 300 प्लस क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए हों। इससे क्या होगा कि जब आप 300 प्लस क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से सॉल्व करेंगे तभी आपको मॉक टेस्ट देने में मज़ा आएगा। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस समय कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। जब आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ते हैं तो सिलेबस में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं तो हूबहू एकदम मिलने की गारंटी नहीं वो देता है, क्योंकि आप पूरा डिटेल में थ्योरी को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से सटीक हर एक पेपर में कम से कम अगर मान के चलिए 15 क्वेश्चन भी अगर आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जा रहा है तो आपको लगता है कि हाँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी एकदम हूबहू एग्जाम में आ रहा है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और हर एक सब्जेक्ट से कम 300 प्लस क्वेश्चन आप लगाइएगा। एक चीज़ यहाँ पे हो गई। दूसरा क्या है कि टेस्ट देने में आप गलती क्या करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती ये है कि गेस लगाना।
गेस जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें गेस वर्क कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। होता क्या है कि गेस लगाने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन का पेपर है आपका और उसमें आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और आपके मान के चलिए 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 60 क्वेश्चन सही हो गए और इस 60 क्वेश्चन में से आपने कम से कम 20 क्वेश्चन आपके गेस सही हुए हैं, 20 क्वेश्चन गेस सही हुए। चलिए मान लीजिए 10 क्वेश्चन अगर आपके गेस क्वेश्चन सही हो गए, तो जब आप एनालिसिस करते हैं, जब दोबारा पेपर को देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके अंदाजे से सही हुए हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके गेस से सही हुए हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और आपका माइंड ये सोचता है कि मैंने जो गेस किया हुआ है वो मेरा गेस सही था, मुझे पता था वो आंसर। और ये क्वेश्चन जब फिर से दोबारा मॉक टेस्ट में आता है तो भी आप फिर से गेस करते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो सोचते हैं कि अरे यार पिछली बार सही हो गया था और इस बार क्यों नहीं सही हो रहा है, कौन सा मार्क करूं। तो इस गेस के चक्कर में आपका फिर से दोबारा इसी 10 क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाए और आपने गेस से सही किया हुआ है, तो हो सकता है इसमें से 7 ही सही हों, 8 ही सही हों और 2-3 क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको अपने आप को मान लिया था कि ये मुझे आ रहा था और इसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया। इसका जो नुकसान है वो गेस से नुकसान है। एग्जाम में आप गेस लगाइए, एग्जाम में गेस लगाने का मतलब क्या है, 50-50, जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है सही होने का। लेकिन जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें नया सीखना है। तो आप जब सीखने के टाइम में ही गेस पे काम करने लगेंगे तो आपका क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपसे छूटने लगेंगी। तो ये सबसे जो मेजर पॉइंट है ऑनलाइन टेस्ट में नंबर ना बढ़ने का, एक सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि लोग गेस लगाते हैं और बार बार गेस लगाने से उनके नंबर तो किसी एक टेस्ट में बढ़ जाते हैं, लेकिन उस जो टेस्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो फिर से दोबारा आता है तो आपका गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टेस्ट को आपने दिया तो सही, लेकिन उससे आपने उतना आउटपुट नहीं लिया है जो आपको लेना चाहिए। टेस्ट कम ही दीजिए लेकिन उससे बेहतर से बेहतर आप उससे आउटपुट लीजिए, उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको अच्छे से लिखिए, उसको देखिए, उस पर रिसर्च एक तरह से करिए। उसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हमें लिख करके रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है। ये है सबसे बड़ा कारण रिवीजन। रिवीजन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं, उसके बाद से मैं रिवीजन करूंगा या फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन हमेशा वीकली हो जाना चाहिए। कई तरह के रिवीजन होते हैं, कई लोग हर 3 दिन बाद कर सकते हैं, कुछ लोग 15 दिनों बाद चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर एक वीक में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिए। दूसरी बात क्या है कि कभी आप चीज़ों को जो आपने दिन भर में पढ़ा उसको रिकॉल करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। कभी भी जैसे क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हों या फिर बैठे हों तो आपने दिन भर में क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल ज़रूर करा करिए। अगर आपके पास नोट्स है तो रिकॉल करिए। कुछ चीज़ें भूल जा रही हैं तो फिर से तुरंत आप उसी समय नोट्स से देख लीजिए। चलिए आपके पास नोट्स नहीं है उस समय तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप गूगल का इस्तेमाल करिए। गूगल करने की आदत हमेशा डालिए, हमेशा आपको गूगल करने की आदत होनी चाहिए। मैं बहुत बार ऐसा कोशिश करता हूँ, कोई भी डाउट्स मेरे अंदर आते हैं तो मैं तुरंत पहले उसे गूगल करता हूँ, क्योंकि मैं एक गेस के तौर पे या फिर कुछ होता है ना, कई लोग होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में उन्हें पता नहीं होता है फिर भी एक तरह से अपना ओपिनियन रखते हैं। उन्हें उसके बारे में सुना भी नहीं है लेकिन अपने ओपिनियन के आधार पे वो अपना एक ट्रूथ मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं पता है और उसे ढूंढने के लिए आपको गूगल करना चाहिए। गूगल जब आप करने जाएंगे तो जो चीज़ आपके मन में सवाल आ रहा था सिर्फ और सिर्फ आपको उसका ही जवाब नहीं मिलेगा, उसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और आपके गूगल में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आदत ज़रूर डालिए कि गूगल आपको करना चाहिए। देखिए मैथमेटिक्स में नंबर जनरली जिन लोगों का बहुत ही वीक है तो उनको तो बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, वो लोग थोड़ा सा पहले सिलेबस पढ़ें। मैथ्स में जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ परसेंटेज चैप्टर से आपके किसी एक टाइप के ही क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहे हैं। कोई भी चैप्टर होगा, ऐसा नहीं है कि उसके सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे होंगे। कोई 1-2 टाइप के ही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हों तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको लिख करके रखना है और उस पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से कर लेनी है। अब क्या होता है कि जो टाइप के क्वेश्चन आपसे भूल रहे हैं 10-15 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप चीज़ों को ट्रिक बनाइए। ट्रिक बनाने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उसको डिटेल में सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है तो 2-3 स्टेप को हमें कैसे एलिमिनेट करना है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं रहे।
तो जब आप 2-3 स्टेप एलिमिनेट करेंगे तो वही जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा था वो 2-3 स्टेप एलिमिनेट करने के बाद वो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है। और यही शॉर्टकट के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अदर ट्रिक मत ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने ही लेंदी तरीके में 2-3 स्टेप अगर आप गायब करेंगे तो वही शॉर्टकट हो जाता है और वही ट्रिक की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर आपका हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो गया, उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती हो तो उसमें क्या है कि उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए, जो लोग द स्टूडेंट के वीकली स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है और उस आधार पे उनके सिलेबस भी कंप्लीट हो रहे हैं। रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आते हैं, मैं एलपी टेक्नीशियन को एकदम टारगेट में रखकर वीकली स्टडी प्लान दे रहा हूं। तो जो लोग द स्टूडेंट स्टडी के एप्लीकेशन पे हैं वो लोग वहां से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले फ्री वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे 16 वीडियो मैंने पहले के अपलोड किए हुए हैं, लेकिन एक 0 लेवल से जो वीकली स्टडी प्लान है वो एप्लीकेशन पे चल रहा है। उसके 3 वीडियो मैंने डेमो के तौर पे आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लोग चाहें तो एलपी टेक्नीशियन के टारगेट बैच में जो जुड़ना चाहते हैं, जो गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप सिर्फ वही ध्यान दीजिए कि जिस चैप्टर के जिस टॉपिक के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, तो उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइंस। साइंस में नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रेलवे में एग्ज़ाम में साइंस पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सभी से कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। और मैं वीकली स्टडी प्लान में सबसे कहता रहता हूँ कि कम से कम हर एक वीक में 200 प्लस क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। 200 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और एक चैप्टर भी मैं कहता हूं कि जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये 200 क्वेश्चन तो सारे चैप्टर का मिक्स्ड रहेगा। ये हर एक वीक 200 क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे तो एक आपके महीने में आपके कम से कम 700 प्लस क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, जिसको आपने एक बार तो कम से कम पढ़ा ही पढ़ा है। बाकी आपने कम से कम 4 चैप्टर एक महीने में आपने साइंस से कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपके जो साइंस का जो पोर्शन है उसको इम्प्रूव करेगा। और 700 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं और मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो हर एक पेपर में कम से कम अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको साइंस का देखने को मिलता है तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। और जब आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिलने लगते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा मैं कह रहा हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट आप देंगे और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको हूबहू देखने को मिलेगा तभी आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो आएगा कैसे? क्योंकि देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए मिल गए, लेकिन 5 क्वेश्चन जो नहीं मिले, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया हो, लेकिन आपने अभी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो सॉल्व किया नहीं है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करने लगेंगे तो हो सकता है इस 5 क्वेश्चन में जो आपको नहीं पता है कि ये प्रीवियस ईयर में आए हैं उसमें के भी आपको 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में से मिल जाएं और 3 क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। और उस नए क्वेश्चन को भी हमें लिख करके रखना है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड फिर से दोबारा क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ से करेंगे। जब नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसको आप बुक से भी ढूंढने की कोशिश किया करिए, गूगल से भी ढूंढने की कोशिश किया करिए। इन जितने तरीके से आप ढूंढेंगे उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप उसके इर्द गिर्द के भी जो क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, अपने आप को एक तरह से एग्जामिनर की तरह सोचा करिए कि किस तरह के क्वेश्चन मैं डिज़ाइन करूं कि बच्चे उसमें थोड़ा सा फंस जाएं, और या फिर कौन से अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा सकते हैं। खुद आप एक एग्जामिनर की तरह जब सोचने लगेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गेस भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर आप क्वेश्चन खुद डिज़ाइन करना जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, एग्जामिनर की तरह आप सोचना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या फिर इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी है जो मुझे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। तो जब आप एग्जामिनर के दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे कि आप खुद ही समझ जाइए कि कोई चैप्टर आपको मिल गया और मुझे उसमें से 20 क्वेश्चन एक ऐसे बनाने हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में देने हैं,
तो जब आप खुद बनाने लगेंगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें से अच्छा पॉइंट है ये। तो ये कुछ जो तरीके हैं उसको आपको ध्यान देना है। जो लोग इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देंगे उनका मॉक टेस्ट में नंबर जरूर बढ़ेगा। और आप एक बार 15 दिन या 2-3 टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट में आप इसको उपयोग करिए, आपका डेफिनेटली नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं द स्टूडेंट की स्टडी एप्लीकेशन पे जुड़ना, तो द स्टूडेंट का मैं एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।